बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम डिस्कस कर रहे थे प्रोपोजिशनल लॉजिक एंड प्रेडिकेट कैलकुलस। बात हो रही थी व्हाट इज अ प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन दरअसल एक हकीकत की का बयानिया होता है। आप किसी हकीकत को अगर बयान कर दें लफ्जों में तो वो प्रोपोजिशन कहलाती है, यानी इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। और हम क्या करते हैं कि हम इस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट को कोई सिंबॉलिक वेरिएबल जो है वो असाइन कर देते हैं। मिसाल के तौर पे P इज इक्वल टू इट इज रेनिंग एंड Q इज इक्वल टू आई कैरी एन अम्ब्रेला। ये दोनों फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स की स्टेटमेंट्स हैं, और इनको हमने P और Q वेरिएबल जो है उनकी असाइनमेंट दे दी। अब हमारे पास ये प्रोपोजिशंस हैं P एंड Q, और ये प्रोपोजिशन एक ऐसी चीज होती है जिसकी जो वैल्यू है उसके साथ ट्रूथ या फॉल्स जो है वो हम ट्रू या फॉल्स होना उसका वो उसको हम अलॉट कर सकते हैं, ये वैल्यू ट्रू या फॉल्स। मिसाल के तौर पे किसी भी प्रोपोजिशन के बारे में कहा जा सकता है कि ये ट्रू है या फॉल्स है उसकी वैल्यू पे डिपेंड करते हुए। जैसे अ रेक्टेंगल हैज 4 साइड्स, बिल्कुल सही बात है, रेक्टेंगल की 4 साइड्स होती हैं, ये ट्रू है, ये ऐसी प्रोपोजिशन है जो ट्रू है। इसी तरह से एक प्रोपोजिशन है द वर्ल्ड इज क्यूब, तो इसमें कोई हकीकत नहीं, ये प्रोपोजिशन फॉल्स है। इसलिए हम कह सकते हैं प्रोपोजिशन एक ऐसा फिक्रा है जिसकी ट्रूथ वैल्यू हम डिटरमिन कर सकते हैं कि आया वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। यानी हर वेरिएबल जो है जिसको हमने प्रोपोजिशन असाइन की है उसकी ट्रूथ वैल्यू हम उसको डिटरमिन कर सकते हैं। और इसी तरह से हम डिफरेंट जो इंफॉर्मेशन होती है उनको जो लॉजिकली आपस में रिलेट करते हैं उसके लिए हमारे पास जो प्रोपोजिशनल लॉजिक है उसमें लॉजिकल कनेक्टिव मौजूद है। वो कैसे हैं? इसमें एंड ऑपरेटर मौजूद है जिसका सिंबल ये आपको नजर आ रहा है अपॉस्ट्रोफी की तरह, ये एंड ऑपरेटर का सिंबल है। यानी हम दो प्रोपोजिशंस या दो से ज्यादा प्रोपोजिशंस को आपस में कंजंक्ट कर सकते हैं एंड ऑपरेटर के जरिए। इट इज आल्सो कॉल्ड कंजंक्शन। इसी तरह से दो या दो से ज्यादा प्रोपोजिशंस को आपस में रिलेट करने के लिए हम और ऑपरेटर यूज करते हैं जिसका सिंबल आप देख रहे हैं। इसको डिसजंक्शन भी कहते हैं, डिसजंक्ट भी कर सकते हैं हम इंफॉर्मेशन को, और हम किसी भी प्रोपोजिशन को निगेट भी कर सकते हैं यूजिंग अ नॉट ऑपरेटर जिसका सिंबल आपको दिखाया गया है। इसी तरह से हम कंडीशनली दो जो प्रोपोजिशंस हैं उनको किसी कंडीशनल में रिलेट कर सकते हैं। जैसे इफ देन है, इफ देन का सिंबल आप देख रहे हैं, ये एरो हेड वाला सिंबल जिसके साथ दो पैरेलल लाइंस हैं, ये एक तरफ एरो हेड वाला सिंबल जो है ये कंडीशनल के लिए है, इफ देन के लिए। इसी तरह से हमारे पास बाई कंडीशनल का सिंबल है जिसमें आपको डबल एरो हेड वाला दो लाइनों वाला ये सिंबल नजर आ रहा है। इसको कहा जाता है इफ एंड ओनली इफ। इसकी मिसालें भी अभी आगे चलकर आपको दूंगा और इसका एक प्रूफ टेबल भी आपको दिखाता हूँ। ये आपने प्रोपोजिशनल लॉजिक डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में डिटेल से पढ़ी हुई है, इसलिए इसको कंप्रीहेंड करना आपके लिए कोई मसला नहीं है। मिसाल के तौर पे P अगर है एक प्रोपोजिशन इट इज रेनिंग एंड Q एक और प्रोपोजिशन है आई कैरी एन अम्ब्रेला, और R एक तीसरी प्रोपोजिशन है इट इज क्लाउडी। अब हम इनको आपस में कैसे रिलेट कर सकते हैं, ये मिसालें दी गई हैं। S एक नई हमने कंडीशनल स्टेटमेंट बना ली जिसमें हमने कहा इफ इट इज रेनिंग देन कैरी एन अम्ब्रेला। तो इसमें इफ देन वाला स्ट्रक्चर जो है इसमें इसको इस तरह से जाहिर किया जाएगा इफ P देन Q। इफ P यानी इफ इट इज रेनिंग, देन Q यानी यू कैरी एन अम्ब्रेला। इफ P देन Q को इस तरह से जाहिर किया गया है। इसी तरह से T हमारे पास एक और कंडीशनल है जिसका जो एंटीसेंडेंट है या जिसकी इफ कंडीशन जो है इसमें हमने एक कंपाउंड कंडीशन शामिल की है जिसको हमने और ऑपरेटर के जरिए आपस में जोड़ा है, और इसको डिसजंक्शन भी कहते हैं। हमने इट इज रेनिंग
और इट इज क्लाउडी को डिसजंक्ट करने की कोशिश की है इफ स्टेटमेंट के अंदर। इफ इट इज रेनिंग और इट इज क्लाउडी, अगर बारिश हो रही है और इस वक्त बादल छाए हुए हैं, देन कैरी एन अम्ब्रेला, तो फिर आप छतरी लेकर जाइए। इफ इट इज रेनिंग और इट इज क्लाउडी देन कैरी एन अम्ब्रेला। तो इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास बुनियादी तौर पे दो जो प्रोपोजिशंस हैं उनको आपस में डिसजंक्ट किया गया है इफ स्टेटमेंट के अंदर, और उनकी फिर ट्रूथ वैल्यू जो निकलेगी उस पर देन स्टेटमेंट का फैसला होगा। ये भी एक मिसाल है हमारी डिफरेंट प्रोपोजिशंस को आपस में रिलेट करने की। इसके बाद जो ये लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं इनका ट्रुथ टेबल आप बाइनरी में देखिए। अगर पी और क्यू हमारे पास दो प्रोपोजिशंस हों और उनकी इनिशियल वैल्यूज अगर दोनों की ट्रू ली जाएं तो फिर पी एंड क्यू भी ट्रू होगा, पी और क्यू भी ट्रू होगा। इफ पी देन क्यू भी ट्रू होगा। इफ एंड ओनली इफ पी देन क्यू भी ट्रू होगा। इसको बाई कंडीशनल भी कहते हैं। इफ पी देन क्यू एंड इफ क्यू देन पी, इसको बाई कंडीशनल भी कहते हैं। इसको इफ एंड ओनली इफ भी कहते हैं। और ये याद रखिए, मैं आपको राइट हैंड साइड पे जो इफ एंड ओनली इफ है इसकी एक खसूसियत बता दूं कि इसमें हमारे पास सिर्फ उस सूरत में इफ एंड ओनली इफ का जवाब ट्रू होता है जब दोनों हमारे पास इनपुट सेम हो। मिसाल के तौर पे दोनों कंडीशनल्स अगर पी और क्यू दोनों फॉल्स हैं तब भी इफ एंड ओनली इफ ट्रू होगा, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ में हमारे पास जवाब उसी वक्त ट्रू आता है जब दोनों हमारी कंडीशन शुरू में वो एक जैसी हो, या तो दोनों ट्रू हो या दोनों फॉल्स हो। इसके बाद जो हमारा एंड ऑपरेटर है इससे आप वाकिफ हैं, ये बूलियन मल्टीप्लिकेशन की तरह होता है कि उसी सूरत ट्रू आएगा जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी, और जो है ये उसी सूरत फॉल्स आएगा जब दोनों फॉल्स होंगी, बाकी सूरतों में ये ट्रू आएगा। जबकि इफ एंड ओनली इफ देन इफ पी देन क्यू में हमारे पास अगर हमारी इनिशियल कंडीशन ट्रू है तो डिपेंड करता है कि हमारी जो देन वाला पोर्शन है वो अगर फॉल्स है तो इसका जवाब फॉल्स में आएगा। अदरवाइज अगर इनिशियल कंडीशन ट्रू है और पी अगर ट्रू है तो भी ट्रू, अगर इनिशियल कंडीशन फॉल्स है और पी ट्रू है, क्यू ट्रू है तो भी ट्रू, और अगर इनिशियल कंडीशन फॉल्स है और पी क्यू फॉल्स है तब भी ये ट्रू ही इसका जवाब आता है इफ पी देन क्यू में। अब हमारे पास प्रोपोजिशनल लॉजिक को इस्तेमाल करने की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इसमें हमारे पास जो सेंटेंस होने चाहिए वो कंप्लीट होने चाहिए। ये उसी सूरत में इनको जो है वो रिप्रेजेंट कर सकता है जब हमारे पास नॉलेज जो है वो कंप्लीट सेंटेंसेस की शक्ल में होगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जो ज़ाहरी जो सेंटेंस की हैयत होती है सिर्फ उसको देखता है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर में नहीं जाता। सेंटेंस का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है ये इसमें नहीं जाता। इसी तरह इसके अंदर प्रोपोजिशनल लॉजिक के अंदर क्वांटिफायर्स वगैरह नहीं होते। फॉर ऑल, फॉर सम, फॉर नन, इस तरह के क्वांटिफायर्स इसमें नहीं पाए जाते। और ये प्रोपोजिशनल लॉजिक हमें जो है स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए कोई फ्रेमवर्क नहीं देता, यानी इसमें हम डिडक्शन या इन्फ्रेंस वगैरह जो है वो ड्रा नहीं कर सकते। जैसे ऑल ह्यूमन आर मॉर्टल, ऑल वुमेन आर ह्यूमंस, देयरफॉर ऑल वुमेन आर मॉर्टल, ये हमारी डिडक्टिव स्टेटमेंट है। इस तरह का हमारे पास कोई मैकेनिज्म प्रोपोजिशनल लॉजिक में नहीं है। सो ये हमारी प्रोपोजिशनल लॉजिक की लिमिटेशंस हैं जो कि इसकी रिप्रेजेंटेशनल पावर पर सवालिया निशान खड़ा करती हैं। इसके बाद हमारे पास जो है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के लिए प्रेडिकेट कैलकुलस जो है वो भी हमारे पास एक तरीक़ाकार है। ये बेसिकली प्रोपोजिशनल लॉजिक की एक एक्सटेंशन है जो कि हमारी जो है वो फैक्ट्स और सेंटेंसेस के को स्ट्रक्चराइज करने की भी हमें इजाज़त देता है। और ये जो स्ट्रक्चराइज करना है इसके अंदर हम प्रेडिकेट लॉजिक वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कलर और बाल कॉमा ब्लू। तो अब ये एक स्ट्रक्चर हमने बना लिया
जिसमें हमने जो है बाल का कलर ब्लू जो है वो इसकी प्रॉपर्टी और कलर जो है उसका नाम जो है वो इसको आपस में रिलेट कर दिया। और इसमें हमारे पास स्टेटमेंट्स को प्रूव करने का मैकेनिज्म भी प्रेडिकेट कैलकुलस में मौजूद होता है और इसकी रिप्रेजेंटेशन पावर भी बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू प्रोपोजिशनल लॉजिक। मिसाल के तौर पे इसके अंदर एक यूनिवर्सल क्वांटिफायर होता है जिसे फॉर एवरी या फॉर ऑल कहते हैं, जिसका ये उल्टा ए जो है ये सिंबल है। ये उन फार्मूलाई में हम इस्तेमाल करते हैं जिनमें तमाम वेरिएबल्स को एक ही ट्रुथ वैल्यू असाइन की जाती है। मिसाल के तौर पे डोमेन एंड नंबर्स की मिसाल ले लेते हैं। फॉर ऑल एक्स, एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x। इसको लफ्जों में हम लिख सकते हैं फॉर एवरी एक्स वेयर एक्स इज अ नंबर, एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x, इट इज ट्रू। तो ये देखा आपने कि इसमें प्रोपोजिशनल लॉजिक से ज़्यादा पावर है। ये ना सिर्फ सेंटेंस के इंटरनल स्ट्रक्चर को जो है वो इसने मद्देनजर रख उसकी ट्रुथ वैल्यू को भी बयान किया है, बल्कि उसने ये हमें यूनिवर्सल क्वांटिफायर ने ये पावर दी कि हम इस सेंटेंस के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको एक ही वैल्यू असाइन कर सकें। इसी तरह एक मिसाल है शेप्स की। फॉर ऑल एक्स, इफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर इंटरप्शन ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस। हमारा जो सिलसिला कलाम था वो डिस्कनेक्ट हो गया। हम अपनी बात कर रहे थे यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स पे। यूनिवर्सल क्वांटिफायर में हमारे पास ये पावर होती है कि हम तमाम वेरिएबल्स को इसको इस्तेमाल करके एक वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जैसे ये शेप्स की एग्जांपल में देखें, एवरी स्क्वायर इज अ पॉलीगॉन। इसको हमने जाहिर किया है फॉर ऑल एक्स, इफ एक्स इज अ स्क्वायर देन इट इज आल्सो अ पॉलीगॉन। फॉर every x where x is a shape, if x is a square then x is a polygon, it implies that x is a polygon। तो इस तरह से हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर होता है जिसकी सिंबल जो है ये ई को रिवर्स करके दिखाया गया है। ये देखें, ये इसकी सिंबल है, ठीक है। इसमें इसको हम किस फार्मूलाई में इस्तेमाल करते हैं जहां हमने किसी चीज की ट्रुथनेस के बारे में एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ डोमेन के बारे में बात करनी हो, तो इसको देयर एग्जिस्ट्स या फॉर सम या फॉर एटलीस्ट वन या देयर इज वन कहा जाता है। इसकी मिसाल है देयर एग्जिस्ट्स अ पर्सन एक्स वेयर पर्सन एक्स एंड फादर एक्स कॉमा अहमद। इसको वर्ड्स में कैसे बयान किया गया है, देयर एग्जिस्ट सम पर्सन एक्स हु इज अहमद्स फादर। तो इस तरह से हम अपनी जो प्रोपोजिशंस हैं उनको एक क्वांटिफायर इस्तेमाल करते हुए हम उनको वैल्यूज दे सकते हैं। इसके बाद फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक है। ये प्रेडिकेट लॉजिक अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक कहलाती है। इसमें हम मुख्तलिफ कॉन्स्टेंट्स, प्रेडिकेट्स, वेरिएबल्स और फार्मूलाई वगैरह इन क्वांटिफायर्स को इस्तेमाल करते हुए हम इस्तेमाल करते हैं। कांस्टेंट इसमें क्या होते हैं, इसमें किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का नाम या प्रॉपर्टीज ये कांस्टेंट्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पे अली, आयशा, ब्लू, बॉल, ये सारे कांस्टेंट्स हैं। प्रेडिकेट्स क्या है, ये किसी भी फैक्ट या प्रपोजिशन को हम दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। जो इसका असर्टिव पार्ट होता है प्रोपोजिशन का वो प्रेडिकेट कहलाता है और इसका जो दूसरा हिस्सा आर्गुमेंटल पार्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट पार्ट कहते हैं। मिसाल के तौर पे अली लाइक्स बनानास, तो इसमें जो असर्शन है वो इसका अली बन जाएगी और लाइक्स उसकी जो है वो प्रॉपर्टी बन जाएगी और बनानास और अली दोनों ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। इसमें जो वेरिएबल्स होते हैं वो जनरल क्लास ऑब्जेक्ट्स या उनकी प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें
मिसाल के तौर पे लाइक x, y इंटू एक्स एंड y, इसमें x और y जो है वो वेरिएबल्स हैं और ये अज्यूम करते हैं कि x जो है वो अली है और y जो है वो बनानास है। तो इसमें x जो है वो अली कह दिया और y को बनानास कह दिया, तो ये हमारे वेरिएबल्स बन गए। वेरिएबल दरअसल हमारी जनरल क्लासेस या ऑब्जेक्ट्स या उनकी प्रॉपर्टीज को ही रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये याद रखिए कि वेरिएबल्स जो हैं उनकी वैल्यूज आप चेंज कर सकते हैं, जबकि कॉन्स्टेंट्स जो हैं वो कभी चेंज नहीं होते। और इसमें फार्मूला ही क्या है जिसके अंदर प्रेडिकेट्स और क्वांटिफायर्स हम इस्तेमाल करते हैं। इसकी एक मिसाल ले लेते हैं प्रेडिकेट लॉजिक की, कि इसमें कुछ प्रेडिकेट्स ऊपर दिए गए हैं और नीचे कुछ फार्मूलाई दिए गए हैं और उससे नीचे कुछ वेरिएबल्स हैं और सबसे नीचे कुछ कांस्टेंट्स हैं। सबसे पहले तो मैं कांस्टेंट्स का तारुफ आपसे करा दूं। इसमें कांस्टेंट्स हैं अहमद, बिलाल, चांद एंड कार। ये इसके अंदर कांस्टेंट्स हैं जो चेंज नहीं होंगे। फिर इसमें जो वेरिएबल्स हैं वो हैं x, y एंड z। ये इसमें कांस्टेंट्स हैं। अब फार्मूलाई में जाने से पहले हम कुछ प्रेडिकेट्स को देख लेते हैं। इसमें पहला प्रेडिकेट है अहमद इज अ मैन और बिलाल इज द फादर ऑफ अहमद। चांद एंड अहमद आर ब्रदर्स। बिलाल owns a car and Bilal is tall. Ahmed hates Chand and both are families. ये कुछ प्रेडिकेट्स हैं। उसके बाद इसके कुछ जो फार्मूलाई हैं वो कैसे हैं। फॉर ऑल y इज नॉट अ सिस्टर ऑफ अहमद। ये निगेशन का साइन आप देख रहे हैं। ये हमारे पास एक फार्मूला की मिसाल है। इसी तरह से फॉर ऑल x, y, z, man x, man y, man z, man x and man y, man z and father of y is z and father of z is x, then they are brothers x and y। तो इसमें जो फर्स्ट जो हमारे पास प्रेडिकेट लॉजिक की एग्जांपल है वो आपने देखी। इसमें कुछ वेरिएबल्स हैं, कुछ इसमें कांस्टेंट्स हैं, ऊपर प्रेडिकेट्स दिए गए हैं। फिर इन सब को इस्तेमाल करके आपने देखा कि फार्मूलाई भी बनाए गए हैं। इसी तरह से हमारे पास जो प्रेडिकेट लॉजिक है उसको रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट वेरिएबल्स और कांस्टेंट के। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का जो सिलसिला था वो यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम रीजनिंग वाले लेक्चर के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।